तो देखिए कल हम लोग 2012 का क्वेश्चन बैंक का हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसको क्लियर कर लिए कल तक। आज हम लोग 2013 का जो क्वेश्चन बैंक है हिस्ट्री का वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2013 का क्वेश्चन बैंक है, पूछा गया है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 1920, 1921, 1922 और 1923। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन कहता है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं 1920 है। ए नंबर ऑप्शन क्या है 1920। तो याद रखिएगा 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। ऑप्शन का एनालिसिस करते चलेंगे। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1921। तो 1921 में जो हुई थी, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है। दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। सी नंबर ऑप्शन का रहा है 1922। तो 1922 में मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले, यानी मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। और किसने किया, आर.डी. बनर्जी, यानी राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन का था 1923। तो 1923 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी का गठन। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो यहाँ 1922 ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसने किया था, राखाल दास बनर्जी, यानी आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। और मोहनजोदड़ो कहाँ था, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। और यह किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। और सिंध पाकिस्तान में यह मोहनजोदड़ो था। और कहेगा मोहनजोदड़ो से मिलने वाले अवशेष तो हो जाएंगे कांस्य की नर्तकी 1398 मोहरे, मेसोपोटामिया के मोहरे, सूती कपड़े के अवशेष, मोम के सांचे, पानी का जहाज, ये सब मोहनजोदड़ो से मिलने वाले अवशेष थे। उसके बाद कहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और आपसे पूछा जाए 1920 से 22 तक कौन सा आंदोलन चला था, तो असहयोग आंदोलन पूछेगा। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। उसके बाद हड़प्पा की खोज कब हुई थी, हड़प्पा की खोज 1921 में। किसने किया था, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर था वो कौन था, हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में। और किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। याद रखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोजी गई नगर थी। उसके बाद 1923 ऑप्शन में, तो 1923 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। स्वराज पार्टी का गठन वही हुआ था प्रयागराज में। और कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को, जिसके संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। और इसके पूछेगा जाएगा स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। याद रखिएगा स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। तो उम्मीद करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1920 से 22 तक तो असहयोग आंदोलन चला था। उसके बाद 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, याद रखिएगा। और हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद कहता है विजयनगर, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एवं लोथल। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। हड़प्पा सबसे पहले ए में है हड़प्पा, हड़प्पा, और बी में क्या है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, बी में मोहनजोदड़ो है। सी में कालीबंगा है, कालीबंगा, और डी में क्या है? लोथल। याद रखिएगा डी में लोथल है। तो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए वो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिले हैं, जिसकी लंबाई कितनी थी आपसे पूछा जाएगा। मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार की लंबाई, तो आप याद रखिएगा लंबाई 39 फुट थी। लंबाई कितनी थी? 39 फुट। उसके बाद पूछेगा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई 23 फुट थी। स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी? 23 फुट। उसके बाद पूछेगा गहराई, तो गहराई जो थी, गहराई कितनी थी? 8 फुट। गहराई कितनी थी? 8 फुट। याद रखेगा मोहनजोदड़ो से मिले थे विशाल स्नानागार। स्नानागार कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। और पूछा जाए हड़प्पा से क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा से सबसे पहले इंपोर्टेंट पूछा जाता है RH-37 कब्रिस्तान। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। उसके बाद मटर व तिल की खेती का प्रमाण, मटर व तिल की खेती का प्रमाण, मटर व तिल की खेती का प्रमाण, मटर व तिल की खेती का प्रमाण। और चीज मिला है पत्थर के शीशन व योनि, स्त्री की लघु मृग मूर्तियां जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। ये सब कहाँ से मिले? हड़प्पा से। और सबसे इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। याद रखेगा RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। और हड़प्पा से धान क्या? हड़प्पा से मटर व तिल की खेती का प्रमाण भी मिला है हड़प्पा से। उसके बाद हो जाएगा हड़प्पा से और मिलने वाली स्त्री की लघु मृग मूर्तियां जिसके गर्भ से पौधा निकालता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद पत्थर व शीशन के योनि कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो से और चीज मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार ही नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी। उसके बाद हो जाएगा 1398 मोहरे। उसके बाद क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया के मोहरे। उसके बाद सूती कपड़े के अवशेष, मोम के सांचे, पानी का जहाज, शिलाजीत, ये सब आदि, ये सब कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। इस सबको याद रखेगा। और हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अब है कालीबंगा। तो कालीबंगा से जो मिलने वाले अवशेष है, सबसे पहले याद रखेगा बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। उसके बाद नक्काशीदार ईंटे, नक्काशीदार ईंटे, नक्काशीदार ईंटे, नक्काशीदार ईंटे। उसके बाद हो जाएगा बेलनाकार मोहरे, नक्काशीदार ईंटे, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिले? कालीबंगा से। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? ये इंपोर्टेंट है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। उसके बाद हो जाएगा हल से जुते खेत, हल से जुते खेत, हल से जुते खेत, हल से जुते खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1953 में। किसने किया था? कालीबंगा की खोज किसने किया था? अमलानंद घोष 1953 में। और कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। और जिला पूछेगा तो हनुमानगढ़। याद रखिएगा बेलनाकार मोहरे, नक्काशीदार ईंटें, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, हल से जुते खेत के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ETC कर दीजिए, ETC ये सब कालीबंगा से मिलने वाले अवशेष है। उसके बाद लोथल है। तो लोथल के, लोथल एकदम इम्पोर्टेंट है। कहेगा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर बंदरगाह शहर था? तो याद रखेगा लोथल, बंदरगाह शहर यानी गोदीपाड़ा या डॉकयार्ड उसी को कहा जाता है। लोथल से, लोथल की खोज कब हुई थी? तो 1957 में। लोथल की खोज 1957 में किसने किया था? रंगनाथ राव। तो यहाँ से मिलने वाले अवशेष हो जाएंगे सबसे पहले बंदरगाह का प्रमाण, बंदरगाह का प्रमाण, बंदरगाह का प्रमाण, बंदरगाह का प्रमाण। उसके बाद हो जाएगा क्या? फारस की मोहरे, फारस की मोहरे, ये आपसे पूछा जाता है फारस की मोहरे। मोहरे वाला जितना प्रश्न है याद रखिएगा। कहेगा 1398 मोहरे मोहनजोदड़ो,
मेसोपोटामिया के मोहरे मोहनजोदड़ो। उसके बाद पूछेगा उसके बाद पूछेगा बेलनाकार मोहरे कालीबंगा। फारस की मोहरे लोथल। मोहरे वाला है कंफ्यूज नहीं होना, फारस की मोहरे कहाँ से मिला? लोथल। उसके बाद युगल समाधान, युगल समाधान मिला है, युगल समाधान। धान व बाजरे की खेती का प्रमाण, ये आपसे पूछा जाता है। धान की भूसी कहाँ से मिला है? लोथल और रंगपुर से। तो धान व बाजरे की खेती का प्रमाण, धान व बाजरे की खेती का प्रमाण, धान व बाजरे की खेती का प्रमाण। देखिए ईटीसी कर दीजिए, बहुत चीज मिला है, उतना नहीं जानिए। उसके बाद लोथल, लोथल से क्या है? बंदरगाह का प्रमाण। फारस की मोहरे, धान व बाजरे की खेती का प्रमाण। और क्या कहता है? 3 युगल समाधान मिले हैं। तो युगल समाधान करने का मतलब क्या हुआ? जब व्यक्ति मर जाता है तो 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया था, ऐसा प्रमाण कहाँ से मिला है? किस नगर से? लोथल से। और लोथल की खोज कब हुई थी? 1957 में। किसने किया था? रंगनाथ राव। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। हड़प्पा की खोज 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर राखी घाटी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तथा विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर से मिले हैं? तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। और विशाल स्नानागार जो मिली थी उसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई 39 फुट थी। आपसे पूछा जाता है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले, उसकी लंबाई 39 फुट और चौड़ाई कितनी थी? 23 फुट और गहराई 8 फुट। चौड़ाई 23 फुट, गहराई 8 फुट और लंबाई 39 फुट। याद रखेगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हम लोग बताए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, कल भी बताए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। ये संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन वही कहता है, इधर देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में पहले क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। देवराय प्रथम सबसे पहले दिया हुआ है, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम है, ए नंबर ऑप्शन है। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, हरिहर एवं बुक्का। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है सदाशिवराय, सदाशिवराय, सदाशिवराय। देखिए क्या कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो हरिहर एवं बुक्का ने। और हरिहर एवं बुक्का ये किस वंश का था? संगम वंश का था। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना कब की? 1336 ईस्वी में। वही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। कब किया था? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद कहता है ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम जो था ये किस वंश का था? ये भी जो था संगम वंश का था। देवराय प्रथम हरिहर एवं बुक्का संगम वंश का था। तो देवराय प्रथम का जो शासन काल है 1406 से 1422 एडी तक इसका शासन काल है देवराय प्रथम का। और देवराय प्रथम किस वंश का था? आपसे पूछा जाएगा देवराय प्रथम किस वंश का था? तो कहिएगा संगम वंश का था देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, वह इटली का था। वो कौन था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी किस देश का था? इटली का। और निकोलो कोंटी जो भारत आया था 1420 ईस्वी में आया था और 1422 ईस्वी तक आया। 1420 से 1422 तक निकोलो कोंटी आया। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो आप लोग कहिएगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया? देवराय प्रथम के दरबार में। कब आया? 1420 से 1422 तक रहा भारत में। और वह कहाँ का था? इटली का था। इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है हरिहर एवं बुक्का। तो हरिहर एवं बुक्का है संगम वंश के संस्थापक थे, जो अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किए 1336 ईस्वी में। ठीक है। और बुक्का को एक और चीज कहा जाता है, बुक्का को क्या कहा जाता है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का ने एक उपाधि धारण की थी जिसको कहा जाता है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? बुक्का ने। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था।
वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बुक्का प्रथम, यानी बुक्का भी कहिए, बुक्का प्रथम कहिए। उसके बाद आया कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है, पहले कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक था। ये हम लोग कल बताए थे ना, कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक था। तुलु वंश का दूसरा शासक था। और तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो तुलु वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने किया था 1505 ईस्वी में। और 1505 से 1509 तक वीर नरसिंह ने तुलु वंश का शासक था। उसके बाद 1509 से 1529 तक कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक ये शासन किया, तुलु वंश का था। और विजयनगर का सबसे महान शासक था कौन? कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय जो था, कृष्णदेवराय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, आपसे पूछा जाता है। तो कृष्णदेवराय आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कृष्णदेवराय। याद रखेगा क्या क्या? आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह। किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। क्या बोले? आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। और कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री दो था, कौन कौन? पुर्तगाल का था। तो सबसे पहले एडुआर्डो बारबोसा। एडुआर्डो बारबोसा कब आया था? तो एडुआर्डो बारबोसा आया था 1516 से 1518 तक ये भारत रहा है कृष्णदेवराय के दरबार में। उसके बाद जो आया डेमिंगोस पेस। डेमिंगोस पेस 1520 से 1522 तक क्या कृष्णदेवराय के दरबार में भारत रहा था। उसके बाद कृष्णदेवराय को क्या कहा जाता है? आंध्र भोज, आंध्र पितामह एवं अभिनव भोज के नाम से कृष्णदेवराय को जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन का था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। और हरिहर और बुक्का किस वंश का था? संगम वंश का। और इधर सदाशिव राय। तो सदाशिव राय तुलु वंश का अंतिम शासक था। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय। आपसे पूछा जाएगा तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी आंसर सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जो किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस वंश का था? गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 4 नंबर है उसका, ऑप्शन में दिया हुआ है बाणभट्ट। याद रखिएगा बाणभट्ट, बाणभट्ट। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है बाणभट्ट कालिदास, कालिदास। सी नंबर में दिया हुआ है हरिसेन, हरिसेन। और डी नंबर में दिया हुआ है कौटिल्य, कौटिल्य। तो देखिए बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित, हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। उसके बाद कालिदास। तो कालिदास का एक महत्वपूर्ण रचना है वो मालविका अग्निमित्र। मालविका, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। कालिदास की प्रमुख हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन। उसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। देखिए सबसे पहले क्या कहता है? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। आपसे पूछा जाएगा हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। उसके बाद पूछेगा मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र क्या है? एक नाटककार है। मालविका अग्निमित्र एक नाटककार है जिसके लेखक कौन है? कालिदास। मालविका अग्निमित्र, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? कालिदास। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। तो यही ना क्वेश्चन कहता है हमारा 4 नंबर कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और इधर ये कौटिल्य जो है, कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य को कहा जाता है। और इधर ये बाणभट्ट कौन था? तो याद रखिएगा बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इधर हरिसेन, हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इधर कौटिल्य, कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी।
पर्याय प्रशस्ति की रचना किस सी हो जाएगा, पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन, याद रखिएगा 4 का सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो पहले ये जानिए महावीर स्वामी कौन थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। तो इधर लिख लीजिए महावीर स्वामी। देखिए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, 540 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में, याद रखेगा कुंडग्राम वैशाली बिहार में जन्म हुआ था इनका जन्म। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी 468 बीसी में, 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। और 468 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी, पावापुरी, पावापुरी कहाँ है, राजगीर में, पावापुरी राजगीर बिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी महावीर स्वामी के। और ये 24वें तीर्थकार थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और महावीर स्वामी को और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। तो यही आप पार्श्वनाथ जैन धर्म के, इधर है पार्श्वनाथ, तो देख लीजिए पार्श्वनाथ कौन थे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। कैवें तीर्थकार थे, 23वें तीर्थकार, 23वें तीर्थकार थे। 23वें तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ। ये महावीर स्वामी कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार, 24वें तीर्थकार। तो वही कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो पहले अहिंसा और सत्य, अपरिग्रह, तो ये तो पार्श्वनाथ ने दिया ही था। इसमें जोड़ा था कौन, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था, जो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 6ठा क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महाभारत की रचना किसने की। तो सबसे पहले ये जानिए महाभारत की रचना किसने की थी। महाभारत क्या है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत की रचना किसने की थी, ऑप्शन में दिया हुआ है वाल्मीकि, उसके बाद मनु, उसके बाद दिया हुआ है एक याज्ञवल्क्य, उसके बाद वेद व्यास। तो याद रखिएगा महाभारत की रचना किसने की, तो ऑप्शन में दिया हुआ है वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य और वेद व्यास। तो सबसे पहले 6ठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वाल्मीकि, वाल्मीकि पहला नंबर ऑप्शन है वाल्मीकि। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में मनु, मनु। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में क्या है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में क्या है, याज्ञवल्क्य। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में है क्या, वेद व्यास, वेद व्यास। देखिए महाभारत की रचना किसने की, तो सबसे पहले ये देखिए वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण की रचना किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, संस्कृत भाषा में। उसके बाद मनु, तो मनु ने मनु स्मृति की रचना की। मनु स्मृति की रचयिता कौन है, मनु स्मृति, मनु स्मृति की रचयिता कौन है, महर्षि मनु। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण की रचना कौन की है, याज्ञवल्क्य, शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद वेद व्यास, वेद व्यास महाभारत की रचना किए। महाभारत और वेदों की भरी रचना वेद व्यास, महाभारत। तो देखिए वही ना कहता है महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और इधर पूछा जाएगा रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। मनु स्मृति के रचयिता कौन है, तो मनु, महर्षि मनु, मनु स्मृति के रचयिता। और इधर पूछेगा शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण के रचयिता किए। 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त
मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हर्षवर्धन। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश के फाउंडर थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 ईसा पूर्व में, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए और मगध साम्राज्य पर यह स्थापना किए थे। मगध पर घानानंद को हराकर अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध का जो अत्याचारी शासक था, पूर्व शासक घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में और इनके माता का नाम मुरा मौर्य था और पिता का नाम सूर्यगुप्त था। माता का नाम मुरा मौर्य और पिता का नाम सूर्यगुप्त था, याद रखेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी ग्रंथों में एक शब्द का प्रयोग किया गया सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस। तो सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार, सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकॉटस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी पहचान किसने की थी? तो उसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया था। लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेगा इस शब्द का प्रयोग किया था जस्टिन, और इसकी पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहेगा सेंड्रोकॉटस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जस्टिन। और सेंड्रोकॉटस शब्द का पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कहाँ किया गया है? यूनानी ग्रंथों में, याद रखेगा यूनानी ग्रंथों में। अब दूसरा आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ऑब्जेक्टिव में यही पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, याद रखेगा। और नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का शासक था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन कौन था? फ्रांस का था। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कनिष्क। तो याद रखेगा कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क। और कनिष्क राजा कब बना? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में राजा बना। और कब? 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक इसने शासन किया। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क राजा कब बना था? 78 ईस्वी में। और 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना था। इसी उपलक्ष्य में शक संवत की शुरू किया। शक संवत की शुरू किसने किया था? कनिष्क। शक संवत की शुरुआत किसने की? 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। और राजा बनने के उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। और कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। और कुषाण वंश के संस्थापक पूछा जाए तो याद रखिएगा कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक थे। उसके बाद कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को। और यदि कनिष्क ऑप्शन में ना रहे तो द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। अगर कनिष्क ऑप्शन में है तो कनिष्क होगा, और कनिष्क ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी इसने राजा बनने के उपलक्ष्य में। और शक संवत को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया? याद रखिएगा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। डेट याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। अब ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का था हर्षवर्धन का शासनकाल 606 एडी से 647 एडी तक है।
इसका जो शासन काल है कब से कब तक है? 606 एडी से, यानी 606 ईस्वी से 647 एडी तक इसका शासन काल है। पुष्य भूति वंश का था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का शासन काल 606 एडी से 647 एडी तक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि मगध 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 8 का ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है मगध, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है मगध, अवंती, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कौशल, और डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? गांधार। तो देखिए कहता है 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मगध 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, और मगध की जो राजधानी थी वो था गिरिब्रज। पहले गिरिब्रज और बाद में गिरिब्रज, उसके बाद राजगिरी भी गया, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज और राजगिरी। गिरिब्रज पहले था, उसके बाद राजगिरी। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, इसको याद रखिएगा। मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार थे, और मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज और राजगिरी। और मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजन पद था 16 महाजन पदों में, क्योंकि सबसे शक्तिशाली राजा सब जो भी थे सब मगध पर नहीं शासन किया। बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु, उसके बाद अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, क्या कहते सब, ये सब जो सातवाहन वंश के सिमुख, ये सब शक्तिशाली शासक किस पर शासन किया? मगध साम्राज्य पर। तो वही कहता है सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध। उसके बाद अवंती, तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी कहाँ थी? उज्जैनी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी। उसके बाद कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। उसके बाद गांधार की राजधानी तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। इसको याद रखेगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए दिया हुआ है पुर्तगाल, ऑप्शन बी दिया हुआ है मोरक्को, ऑप्शन सी दिया हुआ है मिस्र, और ऑप्शन डी दिया हुआ है फ्रांस। देखिए कहता इब्न बतूता किस देश का विदेशी यात्री था? इब्न बतूता जो था मोरक्को का था। और मोरक्को कहाँ है? मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी रबात है। इब्न बतूता मोरक्को का था। और इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। 1333 से लेकर 1342 ईस्वी तक भारत में रहा। और किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोरक्को कहाँ का था ना? इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 एडी तक है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1333 से 1342 तक इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता मोरक्को का था। यही आंसर है, मोरक्को। और पूछेगा पुर्तगाल, तो पुर्तगाल से 3 गो यात्री आया था। सबसे पहले पुर्तगाल से 3 गो यात्री कौन कौन आया था? तो सबसे पहले हो जाएगा एडुआर्डो बारबोसा किसके दरबार में आया था? कृष्णदेवराय के दरबार में 1516 में आया था। उसके बाद एक और आया था डेमिंगोस पेइस। और तीसरा हो जाएगा फरनाओ नूनीज। ये 3 को मुख्य रूप से है। फरनाओ नूनीज, ये एडुआर्डो बारबोसा और डेमिंगोस पेइस जो आया था कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। और ये जो आया था फरनाओ नूनीज अच्युत देवराय के दरबार में आया था।
अच्युत देव राय के दरबार में आया था कौन? फर्नाओ नूनीज। और डोमिंगोस पेस, एडुआर्डो बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और इधर मोरक्को का था कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो यही पूछा जा रहा है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का था। मोरक्को की राजधानी का है रबात। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन। मिस्र की राजधानी कहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? कहिरा। मिस्र की राजधानी कहिरा। और इधर फ्रांस, तो फ्रांस के जो यात्री था फ्रांसिस बर्नियर एवं जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। तो फ्रांस का जो यात्री आया था दो आया था, पहले हो जाएगा फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर। और एक हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। देखिए फ्रांसिस बर्नियर और जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में रहा, दोनों के दरबार में रहा। उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर औरंगजेब के दरबार में आया था। फ्रांसिस बर्नियर और जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का था। और इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। और एडुआर्डो बारबोसा, डोमिंगोस पेस, फर्नाओ नूनीज कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो उम्मीद करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 9 नंबर में कह रहा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन में दिया हुआ ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इल्तुतमिश। बी नंबर में दिया हुआ है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, 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 जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो उसके बाद सी में दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी नंबर में दिया हुआ है रजिया, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान हो जाएगा। देखिए इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। इल्तुतमिश जो था, यह क्वेश्चन कर रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य शुरू किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया था कब? 1199 ईस्वी में, 1199 एडी में शुरू किया। और इल्तुतमिश ने पूरा कार्य पूर्ण किया, या कार्य पूर्ण किया कौन? इल्तुतमिश कार्य पूर्ण किया। और कार्य पूर्ण कब हुआ? 1220 एडी में, 1220 एडी में कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण हुआ। 1220 एडी में बनना कब प्रारंभ हुआ? 1199 एडी में। पूछेगा कुतुब मीनार कब से कब तक बना था? तो 1199 से लेकर 1220 एडी तक। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा उसकी नींव डाली गई थी। 1199 में बनना प्रारंभ हुआ और 1220 में इल्तुतमिश ने कार्य पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया इल्तुतमिश, 1220 एडी में पूर्ण करवाया। 1199 में बनना शुरू हुआ। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इधर जलालुद्दीन खिलजी है, तो ये खिलजी वंश का संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। और इधर गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश सब गुलाम वंश का था। और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। और ये दोनों वंश जो था, दोनों वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश था। और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा वंश शासन किया खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी स्थापना की थी, खिलजी वंश की। और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया।
उसके बाद रजिया सुल्तान। तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। और इधर बच गया जलालुद्दीन खिलजी। तो ये खिलजी वंश का संस्थापक था। तो यही कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1199 में शुरू किया। उम्मीद करते 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए, अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 11 नंबर में कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन में दिया हुआ है रामानंद, उसके बाद है कबीर, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद है गुरु नानक। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रामानंद। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? रामानंद। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कबीर। कबीर, कबीर कौन थे? रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी में दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रमुख संत थे। और डी में क्या दिया हुआ है? गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक, गुरु नानक। देखिए रामानंद। तो सबसे पहले क्या कहता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था रामानंद ने। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखेगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। अलवार नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और उत्तर भारत में लाया गया रामानंद द्वारा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया रामानंद द्वारा। किसके द्वारा? रामानंद द्वारा। वही कहता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो रामानंद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है कबीर। तो याद रखिएगा कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। और कबीर रामानंद के शिष्य थे। और कबीर किसके समकालीन थे? अगर पूछा जाए कबीर समकालीन थे, कबीर समकालीन थे तो क्या हो जाएगा? कबीर समकालीन किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। और ये वही सिकंदर लोदी है जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ये वही है जो 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर बसाया था यमुना नदी के तट पर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोधी वंश का था, लोधी वंश का शासक था। और कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी के समकालीन थे। या पूछेगा सिकंदर लोदी किसके समकालीन थे और ऑप्शन में दिया रहेगा कबीर, तो याद रखेगा कबीर। अब इधर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे, जाने माने संत थे चैतन्य महाप्रभु। कहाँ के? बंगाल के। बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। और इनका जो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो दार्शनिक मत है वह क्या है? अगर पूछेगा चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत, दार्शनिक मत, चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत क्या है? तो याद रखिएगा अचिंत्य भेदा भेदवाद। अचिंत्य भेदा, अचिंत्य भेदा भेदवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद किसका दार्शनिक मत है? तो याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक मत क्या है? अचिंत्य भेदा भेदवाद। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार आपसे। अचिंत्य भेदा भेदवाद किसका दार्शनिक मत है? चैतन्य महाप्रभु का। अब इधर बच गया गुरु नानक। तो गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। याद रखिएगा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1538 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी करतारपुर। करतारपुर पाकिस्तान में है।
गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म में कुल मिलाकर 10 गुरु हुए। जो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, ये पहले गुरु थे गुरु नानक। पूछेगा सिख धर्म के प्रथम गुरु एवं सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? पूछेगा गुरु नानक का जन्म, लिख लीजिए, जन्म 1469 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में, और मृत्यु हुई थी 1538 में। मृत्यु कब हुई थी? 1538 में करतारपुर पाकिस्तान में, याद रखिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या? 11 नंबर कहता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 12 नंबर कहता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस जो आया था किस मुगल बादशाह के दरबार में? तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में अकबर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है शाहजहां। तो देखिए कहता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। यह एक विदेशी था और कैप्टन जहांगीर के दरबार में 1608 एडी में आया था। कब? 1608 से 1611 एडी तक रहा था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 से 1611 एडी तक रहा था। इसको याद रखिएगा, 1608 में आया था, 1611 ईस्वी तक रहा। 1608 से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा था कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है। सलीम के नाम से जाना जाता है जहांगीर को। किस नाम से? सलीम के नाम से। उसके बाद अकबर को जलालुद्दीन कहा जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसको कहा जाता है? अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। औरंगजेब का इतना बड़ा नाम है कि नहीं लिखेंगे, सीधे बोल देते हैं। औरंगजेब का नाम है अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। इस नाम से यह गद्दी पर बैठा था। किस नाम से? अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी औरंगजेब का नाम है। उसके बाद शाहजहां को क्या कहा जाता है? खुर्रम। शाहजहां को कहा जाता है खुर्रम। खुर्रम किसको कहा जाता है? शाहजहां को। याद रखिएगा शाहजहां को क्या कहा जाता है? खुर्रम। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1608 में आया था और 1611 में चला गया। 1608 में आया, 1611 में चला गया। और ये व्यापार की अनुमति लेने आया था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने आया था। जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता है। और कब आया था? 1608 में। याद, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दीन इलाही किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज की सेशन को रहने देंगे। 13 का ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले कहता है दीन इलाही किससे संबंधित है? तो सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बाबर। बी नंबर में दिया हुआ है हुमायूं। सी नंबर में दिया हुआ है अकबर। और डी में दिया हुआ है जहांगीर। देखिए तो क्या कहता है दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही संबंधित है अकबर से। याद रखिएगा दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। दीन इलाही अकबर से संबंधित है। अकबर का शासनकाल याद रखिएगा 1556 से 1605। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल है। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम है। तो उसके बाद बाबर। तो बाबर का नाम क्या है ये पूछा जाता है। बाबर का नाम जहीरुद्दीन
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं का जो नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसके बाद अकबर को तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर, जहांगीर को सलीम, जहांगीर का सलीम। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दीन इलाही किससे संबंधित है, याद रखेगा अकबर से। दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने किया था और दीन इलाही अकबर संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन को रहने दीजिए, हम लोग 13 नंबर के बाद क्वेश्चन तक पढ़े, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इससे आगे। और ये याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था, उस वक्त गलत बोला गया था, 1615 नहीं 1608 में आया था, 1608 से 1611 ईस्वी तक रहा।